प्रोटीन्स के फंक्शंस और पेरिफेरल प्रोटीन्स के बताता हूँ। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है दरअसल ये तो आपको पता है कि पूरे तरीके से किस तरह फंसी हुई है लिपिड बाइलेयर्स में। इसके फंक्शंस और ये इसका साइज इतना बड़ा होता है कि इसमें से चीज़ें जो वो डायरेक्टली पास हो जाती हैं। तो इसके फंक्शंस में देखें इंटीग्रल प्रोटीन्स में, तो ये प्रोवाइड चैनल या पोर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर soluble substance। दरअसल ये पैसेज प्रोवाइड करती है, उसको पोर्स प्रोवाइड करती है कि जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो डायरेक्टली सेल के अंदर आ सके। तो एक दूसरा काम इसका ये है, एक्ट एज रिसेप्टर्स के तौर पे भी काम करती है ये प्रोटीन्स जो है। तो क्या होगा कि जो हार्मोन्स हैं वो इस रिसेप्टर के साथ आके अटैच हो जाएंगे और बना देंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो अब पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये एक तो कांट बी पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये पूरी लिपिड बाइलेयर में जो है वो पेनिट्रेट नहीं होती। इसकी पहली बात ये निकले, एक तो पेनिट्रेट नहीं होती, दूसरी बात ये एक्ट एज एंजाइम्स के तौर पे काम करती है, एक्ट एज एंजाइम्स के तौर पे काम करती है। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स में वैसे जैसे आपने चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं फैसिलिटेटेड न्यूट्रिएंट्स जिसमें कोई एटीपी इस्तेमाल नहीं होती, तो वो इंटीग्रल प्रोटीन्स में आती है, रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं, मतलब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर मैंने ये बताया आपको पेरिफेरल प्रोटीन्स का बताया जो एक्ट एज एंजाइम्स के तौर पे काम करती है। और इसकी जो पहली बात बताई है वो ये है कि ये पूरी तरह पेनिट्रेट नहीं होती। आगे अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका क्या फंक्शंस है। जो भी सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर्स पे कार्बोहाइड्रेट्स होगा वो हमेशा कॉम्बिनेशन में होगा, प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन, ये लिपिड बाइलेयर्स के जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो कॉम्बिनेशन में होगा। किसके साथ कॉम्बिनेशन होगा, या तो वो प्रोटीन्स के साथ या फिर वो लिपिड्स के साथ। प्रोटीन्स के साथ भी हमने सुना हुआ है और लिपिड्स के साथ भी। प्रोटीन्स के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, और जो लिपिड्स के साथ होगा उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स दरअसल ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसका काम है, ये जो कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसका रिपेल करने का काम है। जो ये रिपेल करती है, कोई भी सब्सटेंसेस आते हैं क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है तो आने वाले सब्सटेंस को ये क्या कर देती है, रिपेल कर देती है। इसकी एग्जांपल एक ऐसी भी है जैसे आपने किडनी ग्लोमेरुलर में पढ़ी होगी, उसकी मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। तो क्या होता है कि इसी वजह से प्रोटीन जो है वो पास नहीं हो सकती फिल्ट्रेशन से। अगर देखा जाए तो एल्ब्यूमिन का साइज जो है वो 6 नैनोमीटर होता है जो प्रोटीन है, और उसके बाद जो पोर्स है उनका साइज 8 नैनोमीटर होता है। अब तो इस प्रोटीन्स को पास हो जाना चाहिए पोर्स से, लेकिन प्रोटीन्स पोर्स से पास नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और आगे जो मेम्ब्रेन है, जो ग्लोमेरुलर की मेम्ब्रेन है, वो उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं एक दूसरे को। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका, जो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड बाइलेयर्स पे पाई जाती है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को स्टोर हाउस भी कहते हैं ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म दूसरा क्या नाम है इसका, स्टोर हाउस। स्टोर हाउस ऑफ द सेल।
इसमें इसकी डेफिनेशन में देखें तो पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म का वो पोर्शन है which surrounds nucleus and bounded by plasma membrane. Portion of protoplasm, इसकी डेफिनेशन, portion of protoplasm surrounds by nucleus and bounded by plasma membrane. अच्छा, इसके जोन्स की बात करें तो इसमें दो जोन्स आते हैं साइटोप्लाज्म के, एक एक्टोप्लाज्म है और एक एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड होगा और ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद शुरू हो जाता है, और इसमें ज्यादातर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा जो है वो एंडोप्लाज्म है, ये थोड़ा सा लिक्विफाइड होता है, और ये कहां पे होता है? ये दरअसल बिटवीन दी एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, बिटवीन दी एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसके दरमियान होगा। अब इसमें कौन से ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर वो देखने हैं, और इसके अलावा कुछ इसमें साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस हैं वो देखने के कौन कौन से साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस हैं। उसमें आपके पास स्टोर्ड फूड है, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब स्टोर्ड फूड कौन सी है आपको पता है? ग्लाइकोजन या स्टार्च होगी, और इसके बाद पिगमेंट्स या कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, तो सेक्रेटरी वेसिकल्स ये इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम जाहिर बात स्टोर बॉक्स है सेल का, तो सेल के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो इधर ही पड़े होंगे। तो आप हम एक एक करके सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड channels of flat and tubular vesicles. Network of interconnected channels of tubular and flat vesicular structures. Vesicular structures. Vesicular structures. और इसकी जो वेसिकल्स होगी वो फील्ड होगी मैट्रिक्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फील्ड होगा भी मैट्रिक्स के साथ। अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो एक साइड होगी वो न्यूक्लियर इनवेलप के साथ अटैच है, और जो दूसरी साइड होगी वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। अगर मैं थोड़ा सा इधर आपको बता के शो करूं, ये देखें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इनवेलप, और ये है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जो एक साइड है वो किसके साथ अटैच है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। ये इस तरह के वेसिकल्स होंगे, ठीक है। और दूसरी किसके साथ अटैच है? न्यूक्लियर इनवेलप के साथ अटैच है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये टू टाइप्स की होती हैं, एक स्मूथ और एक रफ। इसकी टाइप्स टू है, एक कौन सी होगी? स्मूथ और एक रफ। रफ को ए ग्रैनुलर भी कहते हैं, ठीक है, और आल्सो कॉल्ड रफ। और दूसरी कौन सी है? ग्रैनुलर स्मूथ। रफ कैसे होगी, स्मूथ कैसे होगी? जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं, ये ग्रेन्यूल्स अटैच हैं,
ये ग्रेन्यूल्स अटैच है, वो तो कहलाएगी रफ सरफेस। कौन सी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल। और जो विदाउट राइबोसोम्स के है उसको हम कहेंगे स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल। अब रफ के फंक्शंस देख ले और स्मूथ के ही देख ले। तो रफ का एक ही फंक्शन आपको पता है, जहां पे भी राइबोसोम्स होते हैं उनका काम प्रोटीन सिंथेसाइज करना होता है। तो रफ का क्या काम है यहाँ पे? प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन बनाते हैं ये। स्मूथ के 3-4 काम है। इसका सबसे पहला काम तो ये है कि ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स सिंथेसाइज। और इसके बाद इसके पास एंजाइम्स होते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। और तीसरा काम जो है इसका डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्सिफाई करना, डिटॉक्सिफाई करना। कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या एजेंट्स आते हैं, पार्टिकल्स आते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करना। तो ये हमने पढ़ा है इसके मुतालिक। दरअसल मैं आपको बता रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क है ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, फ्लैट या टेबुलर वेसिकल्स होंगी। दो तरह की वेसिकल्स होंगी, या तो फ्लैट पे शामिल है और दूसरी टेबुलर वेसिकल्स पे। और मैंने ये बताया कि ये जो मैट्रिक्स हैं ये फील्ड होती हैं। और फिर मैंने इसकी टाइप्स आपको बताई कि एक ग्रैनुलर है, रफ, स्मूथ की। जिसके रफ की बात की प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, स्मूथ की बात की है हमने कि इसके 3 फंक्शंस हैं, लिपिड्स को सिंथेसाइज करना, इसके पास एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाते हैं, तीसरा इसका काम डिटॉक्सिफिकेशन का है। आगे बात करते हैं हम गोल्जी। आगे हम बात करें लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स का जो अमूमन डायमीटर होता है वो 250 से लेके 750 नैनोमीटर तक होता है। और ये लाइसोसोम्स बनते कहाँ से? फॉर्म्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आते हैं, वहां से बनते हैं, फॉर्म्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये लिपिड बाइलेयर्स पे मुश्तमिल होते हैं, कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर्स। ये जो लाइसोसोम्स की वेसिकल्स हैं इनमें भी स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं तो वो साइज में स्मॉल से लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तो तकरीबन उनका जो साइज है उन ग्रेन्यूल्स का वो 5 to 8 नैनोमीटर तक होता है। जो ग्रेन्यूल्स इन वेसिकल्स में होते हैं, क्या साइज है? 5 to 8 नैनोमीटर तक होता है। और तीसरी बात इसकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तकरीबन 40 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। 40 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर से आता है उसके साथ अटैच होकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होके उसको क्या कर देता है? हाइड्रोलाइज कर देता है। तो इस तरह ये बहुत सारी चीजों की हाइड्रोलाइजेशन करवाते हैं, जिसमें प्रोटीन्स शामिल हैं। प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन किस में करवा देंगे? अमीनो एसिड्स में करवा देंगे। उसके बाद लिपिड्स हैं हमारे पास, लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवा देंगे। आपको पता है जब भी लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है दो चीजें बनती है, फैटी एसिड है या फिर ग्लिसरॉल। और तीसरी ग्लाइकोजन की भी ब्रेकडाउन करवा देंगे, किसके अंदर? ग्लूकोज में। तो इसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं?
हाइड्रोलेसिस, कौन से एंजाइम है इसमें? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलेसिस इसमें एंजाइम्स होते हैं। और इसके अलावा जो एंजाइम्स आपने इसमें याद रखने को ये हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स है। और उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोसाइडेसिस एंजाइम्स है हमारे पास, जो ब्रेक डाउन करते हैं किसकी? ग्लाइकोप्रोटीन्स की और ग्लाइकोलिपिड्स की। जो ब्रेक डाउन किसकी करवाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स की प्लस ग्लाइकोलिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं और प्रोटियोग्लाइकेन की ब्रेक डाउन करवाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन से एंजाइम्स शामिल हैं इसमें? इसमें हमारे पास ग्लाइकोसाइडेसिस एंजाइम शामिल है, जो ब्रेक डाउन करते हैं किसकी? ग्लाइकोप्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं और प्रोटियोग्लाइकेन की ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो इसमें नैनोमीटर याद रखिएगा। एक तो पहले लाइसोसोम्स का, फिर उसमें जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं उनका डायमीटर बताया हुआ है। उसके बाद फिर आपको ये बताना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं, जिसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, ग्लाइकोजन शामिल है। उनको छोटे यूनिट्स में तोड़ दिया, अमीनो एसिड्स में, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल में और ग्लूकोज में। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं। और इसके बाद ग्लाइकोसाइडेसिस एंजाइम्स होते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं और प्रोटियोग्लाइकेन्स की भी ब्रेक डाउन करवाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, इससे ही मिलता है परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम्स ये बिलीव किया जाता है कि ये सिमिलर होते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स टू लाइसोसोम्स, सिमिलर फिजिकली टू लाइसोसोम्स। लेकिन ये दो तरह से डिफरेंट है, टू वेज में। किस तरह? सबसे पहले एक तो इसको ये है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिव है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपने परऑक्सीसोम्स सेल्फ रेप्लिकेटिव है और माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिव है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये दो ऑर्गेनेल्स हैं। इसके अलावा प्लांट्स में जाए तो वो प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट है जो सेल्फ रेप्लिकेटिव है, लेकिन हमने इधर ही रहना है। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि परऑक्सीसोम्स और लाइसोसोम जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिव। दूसरी बात, इसमें वहां पे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स थे और यहाँ पे ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स हैं। कौन से?